नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो एक देश है जहां जमीन के नीचे तेल भरा पड़ा है। गोल्ड, डायमंड्स, मिनरल्स सब कुछ है। लेकिन वहां के लोग बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जॉब्स नहीं है और करप्शन बहुत ज्यादा है। लॉजिकली सोचा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जिस देश के पास इतने रिसोर्सेस है वो तो रिच होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? कई बार इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। इसी फिनोमेनन को कहते हैं रिसोर्स कर्स। सबसे पहले किसी देश को प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, फिर अचानक बहुत सारा पैसा आने लगता है। लेकिन इस इजी मनी की वजह से करप्शन बढ़ता है। सरकार बाकी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इग्नोर करने लगती है और धीरे धीरे इकोनॉमी वीक हो जाती है, जिसका रिजल्ट होता है गरीबी और आर्थिक संकट। मान लो कंट्री ए के पास रिसोर्सेस नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप की, एजुकेशन इंप्रूव किया और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। इससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। लेकिन कंट्री बी को ऑयल मिल गया, सरकार को इजी पैसे मिलने लगा। उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं की, जॉब्स डाइवर्सिफाई नहीं हुई और पूरा देश सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड हो गया। यहाँ प्रॉब्लम रिसोर्स की नहीं है। नाइजीरिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है ऑयल से, लेकिन ये पैसा सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर पॉलिटिशियंस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसी वजह से आम लोगों तक पैसा तो पहुंचता ही नहीं और लगभग 40% पॉपुलेशन आज भी पॉवर्टी में जूझ रही है। बात करेंगे नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा के बारे में, जहां देश को ऑयल मिलता है। लेकिन ऑयल निकालने के दौरान बार बार ऑयल स्पिल्स होते हैं और पाइपलाइन से सीधा पानी में फैल जाता है। इससे नदी का पानी जहरीला हो जाता है, मछलियां भी मर जाती है और जो लोग फिशिंग और फार्मिंग पर डिपेंड थे, उनका तो पूरा लाइवलीहुड ही खत्म हो जाता है। बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में, जहां दुनिया का बहुत सारा कोबाल्ट निकलता है। ये कोबाल्ट हमारे फोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि माइनिंग पर अक्सर आर्म ग्रुप्स का कंट्रोल होता है। बहुत सारे माइंस में बच्चे भी काम करते हैं, वो भी डेंजरस कंडीशंस में और बहुत ही कम पैसों में। यानी रिसोर्सेस बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इनका फायदा आम लोगों को कभी नहीं मिलता। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले देशों में से एक है, लेकिन आज वही देश इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी से जूझ रहा है। तो सवाल ये है कि इतना ऑयल होने के बाद भी वेनेजुएला कोलैप्स क्यों हुआ? 1970s और 1980s के दौरान वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक था। ऑयल एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा पैसा आता था, पर कैपिटा इनकम भी हाई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इकोनॉमी मोस्टली ऑयल पर डिपेंडेंट थी। वेनेजुएला की इकोनॉमी लगभग 90% एक्सपोर्ट ऑयल से आता था। इसका मतलब एग्रीकल्चर कमजोर और मैन्युफैक्चरिंग भी डेवलप नहीं हुई और जॉब्स भी लिमिटेड सेक्टर में ही थे। यानी अगर ऑयल प्राइस गिर गया, पूरा सिस्टम रिस्क में। 2014 में कुछ ऐसा ही हो गया। 2014 के आसपास ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगभग $100 पर बैरल से गिरकर करीब $30 तक आ गए थे। यानी लगभग 70% की गिरावट। इसका मेन रीजन था सप्लाई ज्यादा हो जाना और डिमांड का स्लो होना। नॉर्वे ने 1990 में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल नाम का एक सॉवरेन वेल्थ फंड स्थापित किया, जिसका उद्देश्य ऑयल से आने वाली आय को लंबे समय के लिए बचाना और निवेश करना था। नॉर्वे अपनी ऑयल आय का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च करने के बजाय इस फंड में जमा करता है और इसे ग्लोबल मार्केट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करता है। ये फंड आज दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक है, जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। नॉर्वे एक फिस्कल रूल का पालन करता है, जिसके तहत सरकार हर साल इस फंड के कुल मूल्य का केवल एक छोटा हिस्सा ही खर्च कर सकती है। इसके अलावा नॉर्वे ने अपनी इकोनॉमी को केवल ऑयल पर निर्भर नहीं रहने दिया, बल्कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में भी विकास किया। इसके विपरीत वेनेजुएला की इकोनॉमी अत्यधिक रूप से
ऑयल पर निर्भर रही, जहां लगभग 90% एक्सपोर्ट आय केवल ऑयल से आती थी। वेनेजुएला ने ऑयल से मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा तुरंत सरकारी खर्चों और सब्सिडीज में उपयोग किया और लंबे समय के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल रिजर्व नहीं बनाए। जब 2014 के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में तेज गिरावट आई, तो सरकार की आय में भारी कमी आ गई, जिससे फिस्कल क्राइसिस पैदा हुआ। इसके साथ ही ऑयल प्रोडक्शन में गिरावट, गवर्नमेंट गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस ने आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया। इकोनॉमी के डाइवर्सिफिकेशन की कमी के कारण वेनेजुएला ऑयल सेक्टर के कमजोर होते ही व्यापक आर्थिक संकट में चला गया। ये तुलना स्पष्ट करती है कि प्राकृतिक संसाधन किसी देश की सफलता तय नहीं करते, बल्कि उन संसाधनों का प्रबंधन और आर्थिक नीतियां ही वास्तविक परिणाम निर्धारित करती है। आपको क्या लगता है, अगर भारत को अचानक बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेस मिल जाए, तो क्या हम नॉर्वे की तरह मैनेज करेंगे या वेनेजुएला जैसी गलतियां दोहराएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।